बचपन में आपने खो खो और कबड्डी तो खेला ही होगा। भारत की ये प्राचीन खेल आज विश्व स्तर पे अपना लोहा मनवा रहे हैं। जहाँ कबड्डी अपने स्तर पे काफ़ी अच्छा कर रहा है, वहाँ पे खो खो को भी एक मंच मिल चुका है। खो खो विश्व कप पहली बार भारत में आयोजन होने जा रहा है और अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय पुरुष टीम के तमाम खिलाड़ी जो इस बार भारत को विश्व कप में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जो खो खो है आज उसको एक मुकाम मिल चुका है। पूरी दुनिया की निगाहें आज खो खो विश्व कप पे है और आप उस मंच के मुख्य किरदार हैं। तो कैसा लग रहा है जब आपको इस मंच पे भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा? पहले तो बहुत खुशी है कि हम भारत की तरफ से खेलने वाले हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड कप है हमारा। तो अभी दिल्ली में होने जा रहा है तो बहुत खुशी है, क्योंकि पेरेंट्स ने और मैंने भी बचपन में जब खो खो खेलना स्टार्ट किया था तब ऐसा ही ड्रीम रखा था कि मैं भी अपनी कंट्री के लिए कुछ कर पाऊँ, अपनी कंट्री को प्राउड फील कराऊँ, अपने घर वालों को प्राउड फील कराऊँ। तो आज वो मंच है और भारत की तरफ से हम खेल रहे हैं तो बहुत एक्साइटमेंट है, घर में सब खुश है और टीम में भी हम सब एक दूसरे से मतलब लगाव है हमारा एक दूसरे से कि टीम में आए हैं एक साथ अच्छे से खेलना है, तो सभी लोग हम यहाँ पे खुश है। जी, ये प्रतीक वाइकर भारतीय टीम के कप्तान भी हैं और 8 साल की उम्र से ये खो खो खेल रहे हैं और इनका काफ़ी लंबा संघर्ष है प्रतीक का। प्रतीक, अपने बारे में और बताएं, क्या संघर्ष रहा आपका? बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे मेरे लाइफ में कि क्या करना है। पहले तो फाइनेंशियल हमारा थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था पहले स्टार्टिंग में, तो उसके बाद हमने धीरे धीरे वो उस पे काम किया। मैंने खुद भी दिवाली में आप बोलोगे कि दिए बेचे हैं घर घर जाके। हमारे महाराष्ट्र में उठना जो बोलते दिवाली में, तो वो बेचा है। मेरी माँ सुइंग मशीन करती थी, तो बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम्स झेले थे पहले, पर अभी नहीं है। वो मुझे जॉब मिल गई, मेरे बड़े भाई को जॉब मिली थी सेंट्रल रेलवेज़ में, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब मिली है। तो वो खो खो की वजह से आज जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ वो मुझे सब कुछ खो खो ने दिया है। और आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि खो खो और नई ऊंचाई पर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो अपकमिंग लड़के आएंगे उनके लिए बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। हमारा खुद का खो खो का अल्टीमेट लीग है। मुझे लगता है कि वो नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स में शायद फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही है। तो वो एक जो भी नए लड़के आएंगे खो खो से जुड़ेंगे उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। आगे जाके भी ऐसा सभी लोग बोल सकते कि नाउ वी आर प्रोफेशनल खो खो प्लेयर, जैसे क्रिकेटर्स बोलते। तो खुशी है इस बात की हमारा खो खो नई ऊंचाई छू रहा है। तो अनिकेत, किस तरह से आप देखते हैं पहली बार आप भारत को विश्व कप में आप लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं? अगर हिस्ट्री क्रिएट होगा तो आप लोगों का नाम उसमें जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात रहेगी कि हमारा नाम हिस्ट्री में जाने वाला है और ये सोच के बहुत खुशी आ रही है। और ये खुशी देखने के लिए मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा को ऑफ होके 3 साल हो गए। उनका सपना था कि मैं टीवी पे देखूं और हमारा खो खो का पहला विश्व कप है। तो मेरे पापा देखने के लिए नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए मैं आज इस भारत के संग में हूँ। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ उसके लिए। और हर स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप होता है, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो। तो जब खो खो का जब वर्ल्ड कप आयोजन हुआ, जब इसके बारे में चर्चा हुई कि इसका होने वाला है, तो आप लोग में किस तरह का माहौल था? सर, आप तो कोच भी है। हम लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि खो खो इस मुकाम तक जाएगा, लेकिन जो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं श्री सुधांशु मित्तल जी और जनरल सेक्रेटरी श्री MS त्यागी जी, उन्हों का विज़न थोड़ा अलग था और उन्होंने इस गेम को मिट्टी से मैट तक और मैट से ग्लोबली आप देख रहे हैं कि आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। ये सब उन्हीं के प्रयासों की वजह से हुआ है। और हम लोगों ने जब खेलना शुरू किया था तो कभी सोचा भी नहीं था कि खो खो इस मुकाम तक जाएगा, लेकिन आज हम वो प्राउडली कह सकते हैं कि हमारा खो खो भी एक ऐसा गेम है जो पूरा ग्लोबली फैल चुका है। सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ ये 24 कंट्री नहीं, 55 कंट्री इस वक्त खो खो खेल रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जिस तरह की हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका विज़न रहा है कि भाई जब हम बाहर के गेम खेल सकते हैं तो बाहर वाले हमारा गेम क्यों नहीं खेल सकते। तो वो टाइम भी आएगा और हमें उम्मीद है कि आने वाले
2036 में जो कि बिट लगाई है कि भाई ओलंपिक के लिए, तो हमें उम्मीद है, और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि उसमें खो खो भी हमारा खेल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी उम्मीद करते हैं कि खो खो उसमें हमारे 2036 ओलंपिक में आए। जब हम बात करते हैं कि किस उम्र में आप लोगों ने खो खो खेलना स्टार्ट किया और उसके आगे कब आप लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ अब खो खो ही खेलना है, इसी में एक करियर आपको दिखने लगा? सर मैंने 2007 से खो खो खेलना स्टार्ट किया। अभी मेरे 17 साल हो रहे हैं कि मैं खो खो खेल रहा हूँ। मैंने दोनों पैरेलल चालू रखा है कि पढ़ाई भी और गेम भी। मैं पूरा डिपेंडेंट नहीं था कि खो खो से मुझे जॉब मिले। मेरा प्लान भी माइंड में, पूरा प्लान भी मेरे को रेडी था। तो अभी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। तो ये फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है, ये हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, वो हिस्ट्री में हमारा नाम रहेगा। और घर वालों को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा बच्चा वो खेल रहा है अभी वर्ल्ड कप में। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, एशियन गेम्स होगा और ओलंपिक में होगा, उसमें हमारा गेम जाएगा और हम भारत के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। राम जी, कब आपने खेलना स्टार्ट किया खो खो और कब आपको लगा कि हाँ ये जो गेम है अब इसमें ही एक करियर आपको दिखने लगा, और माँ बाप से किस तरह का आप लोगों सभी को एक सपोर्ट मिला? सर मैंने खो खो स्टार्ट किया 2014 से। और पहले हम मतलब मैं स्कूल में से खेलता था और पहले मिट्टी में ही खेलता थे और मेरे को पता नहीं था इधर तक मतलब मैं आ जाऊंगा। पहले हम मिट्टी में खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलते थे और घर में आ जाते। अब मेरे को मतलब इतना पता नहीं था मैं सीनियर नेशनल खेलूँगा, वर्ल्ड कप खेलूँगा। तमाम आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, तो किस तरह का संघर्ष आप लोग को करना पड़ा, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या वो संघर्ष रहे आपके जर्नी में? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज मैं वर्ल्ड कप की टीम में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर बहुत संघर्ष किया। मैं 2017 से खेलना शुरू किया था मैंने खो खो। और सर एक स्पोर्ट डे होता है स्कूल में, तो सर मैं सिर्फ वहाँ पे रनिंग के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरे सर ने बोला था, मैं वहाँ हारा सर और रोया भी था कि सर मेरे को खो खो में ले लो। सर ने मना कर दिया। फिर एक मेरे सीनियर भाई थे, उन्होंने मुझे बोला चल आ जाइए कल से तू ज्वाइन कर लियो खो खो। और सर उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। सर हम लोग देहात से आते हैं, संघर्ष तो सर काफ़ी होता है मिडिल क्लास फैमिली में। और पहले हम खो खो का नाम भी नहीं लेते थे। कोई पूछता था कि क्या खेलते हो खो खो, तो वो पूछते थे ये खो खो क्या होता है, हमको नाम भी नहीं बताते थे। लेकिन आज प्राउड फील होता है कि आज नाम बताने में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। बहुत बड़ी फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका संघर्ष आपको किस तरह से प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, इस जो मुकाम आप लोग को मिला है? मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और मेरा गांव ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क वगैरह ना टीवी वगैरह कुछ नहीं चलता। और अभी मेरी जो मम्मी पापा उनको तो ये भी नहीं पता है कि मेरा बेटा वर्ल्ड कप खेल रहा है। बस इतना पता है कि हाँ वो खेलने गया। और मेरे गाँव में बस ये पता है कि वो लड़का इतनी दूर खेलने गया। बाकी वो नहीं पता है सर कि वर्ल्ड कप खेल रहा है ये वो। बस ये है कि जो हमारे गांव के पास में जो थोड़ा सिटी, बड़ा सिटी है, उन वहाँ के जो लोग हैं उनको पता चला, तो वो घर जा के बोल रहे कि आपका बेटा मतलब उस लेवल पे पहुँच गया, आपको पता भी है, ये वो ऐसा बोल रहे हैं। और गांव में मतलब पढ़ाई वगैरह के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो और हम लोग की ज़मीन वगैरह थोड़ी कम थी, और तो मेरी मम्मी पापा सिटी में आए। और मेरी मम्मी मेरी मम्मी ना मतलब घर घर जाके काम करती थी और पापा कंपनी में काम करते थे। फिर दादा दादी की डेथ हुई तो मम्मी पापा चले गए घर। और जब फिर मेरे को भी बोले कि तू भी घर चल गाँव। फिर मैं रोने लगा तो मेरे सर बोले कि बेटा तू बैग पैक कर और मेरे घर आ जा। फिर जो
जो मेरे कोच थे प्रवीण सांगते सर, उन्होंने 1 साल तक मेरे को अपने घर पे रखा और मतलब उन्होंने मुझे अपने लड़के जैसा रखा। और फिर मतलब 1 साल उनकी भी फैमिली, अब वो मतलब वो सर इतना वो नहीं थे, मतलब वो उनका भी एक छोटा सा घर था, मतलब 1 रूम और 1 हॉल, और फिर मतलब उनके भी बाल बच्चे, तो अब वो भी बड़े हैं, मैं भी, तो फिर मैंने सोचा ठीक है। फिर मैं अब मेरे गांव के जो उधर पढ़ाई करने सिटी में आए तो मैं उनके साथ रूम से रहने लगा। तो अब रूम से रहने लगे तो पैसे वगैरह तो चाहिए ना, तो मैं मतलब पार्ट टाइम काम करने लगा, मतलब जो वेटर का काम होता है ना शादी में वो किया, और दाल दाल की मिल में गया। फिर मेरे सर को पता चला कि तू नेशनल प्लेयर होके ऐसा काम करेगा तो फिर कैसा लगे, तो मेरे सर ने डांटा भी, फिर भी मैं छुप छुप के जाता था उधर काम करने। और फिर 12th वगैरह फिर एक स्कूल में पढ़ता था सरस्वती में, वो उधर मतलब फ़ीस वगैरह फिर मेरे जो सर भरते थे स्टडी के लिए, जो मेरे सर प्रवीण सर है उन्होंने मतलब पढ़ाया भी। और उसके बाद मैं कॉलेज में आया तो फ़ीस अरेंज नहीं हुई तो मेरा 1 साल गैप हो गया। फिर मैंने 1 साल स्पोर्ट टीचर की पार्ट टाइम जॉब करी और उसका पैसा सेविंग किया। उसके बाद उधर कॉलेज के लिए गया इंदौर, और उधर मेरा कॉलेज के लिए सिलेक्शन हुआ, और मतलब वहाँ पे भी फिजिकल होता, पहले रिटर्न एग्ज़ाम देनी पड़ती। बीपीएड किया मैंने, बीपीएस। मैं उधर मतलब महीने में 3-4 दिन या 5-6 दिन मजदूरी के लिए जाता था, मतलब जो घर बनती मल्टी वगैरह उधर जाने लगा। ऐसे काम करते रहा। फिर हम लोग का अल्टीमेट का वो जो लीग वगैरह मतलब उसके डेमो वगैरह चालू हुए, तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। उस टाइम भी टिकट के लिए इधर आने के लिए पैसे नहीं थे। उस टाइम भी फिर मैं एक दोस्त है मेरा, उससे मैंने उधार लिए पैसे और टिकट करवाई और इधर आया। और इधर मतलब लीग के पहले एक डेमो मैच वगैरह हुआ था, उधर मैं चितास टीम से खेला था, और उधर फिर हम लोग का 3rd प्लेस लगा था, तो मुझे उधर बेस्ट डाई का अवार्ड मिला था 50,000, और फिर पार्टिसिपेट के 10,000 और प्लेस करके ऐसे कुछ करके 65,000 रुपये मिले थे। तो उसके बाद मैं अपना उधर इंदौर जाने के बाद कंटिन्यू डाइट वगैरह लिया और प्रैक्टिस किया। फिर मेरे को काम वाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कुछ पैसे आ गए थे, तो मतलब रूम चार्ज दिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे कंटिन्यू अभी अल्टीमेट चालू हो गया था। फिर उसमें पहले सीज़न मेरे को तेलुगु योद्धास ने ख़रीदा था डी कैटेगरी में, उसका कुछ पैसा आया। फिर उसके बाद मैं अपने वापस जाके प्रैक्टिस किया, और फिर मेरा इंडिया मतलब एशियन के इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ एशियन टीम के लिए। फिर मुझे अच्छा लगा। फिर उधर से जाने के बाद फिर मैं अपने घर फिर प्रैक्टिस किया, और फिर मैंने रेलवे का फॉर्म फिल किया, फिर पोस्टल का फॉर्म फिल किया, और फिर इनकम टैक्स का भी फॉर्म फिल किया। तो मेरा पोस्टल के लिए भी नाम आया था और अभी इनकम टैक्स के लिए भी नाम आया। तो मैंने इनकम टैक्स का जो ज्वाइन किया मुंबई में, और अभी इधर वर्ल्ड कप के कैंप में आया। और इधर भी मतलब महीनों भर से सोच रहा था सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा कि नहीं क्या होगा। बस फिर इधर सिलेक्शन हुआ तो 1-2 घंटे तक तो पता भी नहीं चल रहा था कि इधर नाम आया। पूरी कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक है। इसके लिए मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब इस तरह से संघर्ष करके ये जो खिलाड़ी है तमाम वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इनके लिए हर एक चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है आप इस बात का जो है जान सकते हैं। जो आप बात कर रहे थे अल्टीमेट खो-खो की, अल्टीमेट खो-खो जो आपका जो शुरुआत हुई, जो अभी 2 सीज़न हो चुके हैं, इससे काफ़ी ग्लैमर आया, इससे काफ़ी आप लोग टीवी में आए। तो जब आपको लोग पहचानने लगे टीवी में, जब आपको लोग देखने लगे, तो आपके दोस्तों की, आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया रही जब आपको लोग पहचानने लगे? मैं इधर आया कैंप के लिए, मुझे मालूम भी नहीं था मैं इंडिया टीम के लिए खेलूँगा। मेरा जब सिलेक्शन हुआ मेरे आँख से तो बहुत आंसू आ गया था। मैं 1 घंटे के लिए मैं सोच नहीं पाया मेरा सिलेक्शन हुआ क्या नहीं हुआ। जब सभी का नाम बोल रहे थे मैं तो बस ऐसे ही खड़ा था। बस मेरा जब नाम बोला मैं बस सोच रहा था सर नाम बोला था वो सर के बाजू में ही खड़ा था मैं, बस ऐसे ही आँख से आंसू आ गया था। Yeah, I got lots of experience in first season and second season also. In first season, I am in Telugu Yodas. There are lots of experienced players like Pratik Vaikarana and Prasadana Madhavana. That experience gives lots of
continuous skills I have learned, and I like that experience very much. So when you people came on TV, so what was the reaction of so when you people came on TV, so what was the reaction of your family members, your friends, and the people started recognizing? That's very beautiful moment to me, and also them. They are very excited to see me in TV or social media. That's enough to me, and I'm very proudly I'm saying my mother is the only motivation to me to come here and play Coco. She is very क्या बोलेगा, she is very sacrificed to me to come here and play this platform, and very thankful to her. First of all, she is my the idol Coco player. She is also a Coco player, but she is not too much play Coco, only in orphanage. She is an orphan. That's it. That's my story. Okay, thank you. सो अल्टीमेट खो खो में काफ़ी एक अनुभव इन खिलाड़ियों को मिला है। आदित्य, आप क्या बताएंगे? अल्टीमेट खो खो मतलब मैं इधर हूँ तो अल्टीमेट खो खो की वजह से हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेट मतलब पहला सीज़न में मैं नहीं खेला, पर सेकंड सीज़न में मुझसे तेलुगु योद्धास ने एक कैटेगरी में लिया, और उधर से मैं इधर तक बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि अल्टीमेट खो खो हो गया वो। जब टीवी में आपको लोग देखने लगे, जब आपको पहचानने लगे, जब आप कहीं भी जाते, तो फिर किस तरह से आपको महसूस होने लगा? अल्टीमेट खो खो मतलब अल्टीमेट खो खो तब से चालू हुआ है, तब से हमको मतलब बहुत पहचानने लगे हैं। बेस्ट प्लेयर सीज़न 1 सीज़न 2 के भी रहे हैं, और जो अटैकिंग हो चाहे डिफेंडिंग हो, ये है रामजी कश्यप, जिन्होंने बेस्ट सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता। और ये जब दौड़ते हैं, जब डॉज करते हैं प्लेयर्स को, तो फिर वो देखने लायक रहता है। इसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी हमारे गांव में, मतलब प्रैक्टिस मैंने बहुत की, सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इतना कम बोलते हैं, लेकिन जब ये खेलेंगे तो आप निगाहें इन पे ज़रूर रखें। सुयश, गुजरात जायंट्स इस बार लीग की विजेता रही, और उसमें आपने काफ़ी अहम रोल अदा किया। सर अल्टीमेट खो खो आया है, फर्स्ट सीज़न 1 में भी गुजरात जायंट से था, सेकंड सीज़न में भी गुजरात जायंट ने रिटेन किया था मुझे, तो एक नया प्लेटफॉर्म मिला है नए बच्चों के लिए, बहुत अच्छा अपना नए नए स्किल्स दिखाने का टीवी के ऊपर। अभी घर घर में खो खो गया है, सब पहचानने लगे, घर वाले भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारा बच्चा खेल रहा है। पर इससे पहले घर वालों को पता भी नहीं था ये कहाँ पे टूर्नामेंट खेलने जा रहा है और कैसे खेलता है ये। जब भी टीवी पे आया, पुणे में भी मैचेस हुए बालेवाड़ी स्टेडियम में, घर वाले आए थे वहाँ पे देखने के लिए। तो अभी नए वाले आने वाले बच्चों को भी मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, और थर्ड सीज़न में अभी होएगा, मतलब अल्टीमेट का होगा, तो ये बहुत अच्छा उनके लिए प्लेटफॉर्म है कि ये अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, नए नए स्किल्स दिखा सकते हैं वो, और बहुत अच्छा लग रहा है सर कि ये हमारा खो खो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, खो खो आगे बढ़ रहा है, और सर खो खो को जिस तरह से प्यार मिल रहा है दर्शकों का, कबड्डी को 2014 में मिलना स्टार्ट हुआ, और आज कबड्डी काफ़ी आगे निकल चुका है, और खो खो को भी अब वो मिल रहा है, तो आप इसकी पॉपुलैरिटी जिस तरह से बढ़ रही है उसको किस तरह से देखते हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि कबड्डी को इस मुकाम तक पहुँचने में करीब 14 साल लगे हैं, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे को सिर्फ 4 साल लगेंगे उस मुकाम तक पहुँचने में। जो पॉपुलैरिटी रही है, आप रेटिंग देखेंगे आप व्यूवर्स की, तो क्रिकेट के बाद खो खो की रेटिंग रही है, व्यूवर्स रेटिंग रही है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना पॉपुलर हुआ है ये गेम, कितना लोगों के मन को भा गया है। इसका कारण ये है कि जो इसके अंदर जो चेंजेस किए हैं, थोड़े से जो रूल्स के चेंज किए हैं, जो ग्राउंड को चेंज किया है, और ख़ासकर एक जो नया जो एक इंट्रोड्यूस किया है वज़ीर, उसने इस गेम को इतना इंटरेस्ट बना दिया और इसको चेंज कर दिया है कि सभी लोग उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और आने वाले टाइम में मैंने जैसे कहा कि ये और ऊपर जाएगा, सिर्फ भारत में घर घर में नहीं, पूरे विश्व के घर घर में जाएगा। बिल्कुल। और जब आप बाकी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, तो बाकी किन स्पोर्ट्स को आप फॉलो करते हैं, और उनके कौन से आपके फेवरेट एथलीट हैं और क्यों आपको अच्छे लगते हैं? Yeah, I love Messi, sir. I follow him from since I was watching football fan only. So apart from Coco, I watch more football from since my childhood only. So I was adopting so many things familiar of them. He was achieved a lot of things in his career. Like he was the one player who
achievement more volunteer or whatever for their country also. He tried 10 years. So in 2012 he couldn't complete that World Cup trophy, so he brought it for in recently 2 years before. मैं क्रिकेट को विराट कोहली को फॉलो करता हूँ। उसका गेम का छोड़ के अभी फिटनेस लेवल का बहुत इंटरेस्ट था। बहुत मतलब वो अग्रेसिव का, वो मतलब एक्टिवनेस का बहुत मेरे को बहुत पसंद था वो विराट कोहली कैसे कि विराट कोहली का मैं देखूँगा, हमेशा मोटिवेट करता हूँ मैं। वो विराट कोहली कैसे इतना भी मतलब डकआउट आने के बाद भी फील्डिंग में इतना जोश से करते हैं, वो बहुत अच्छा था। वो बहुत मतलब वो मेंटालिटी भी वो सब अच्छा से मैं लगता है। मेरे रोहित शर्मा से तो कूलनेस भी मतलब वो थोड़ा से क्यूटनेस भी वो भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेरा आइडल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ, मैं सिर्फ मतलब फुटबॉल उतना नहीं देखता हूँ, उनके वजह से मैं देखता हूँ, नहीं तो मैं उतना फुटबॉल ही नहीं देखता। और सिर्फ मैं रील्स ही देखता हूँ, उनके रील्स ही देखता हूँ, ऐसे फुल मैच नहीं देखता हूँ मैं। अच्छा, जब आपको टीवी पे लोग देखेंगे अभी और आपको देख ही रहे अल्टीमेट में, लेकिन अब जब विश्व कप में देखेंगे तो आपके घर वाले आपको क्या बोलते हैं? घर वाले अभी तो बहुत खुश है, लेकिन उनको इतना नहीं पता है कि वर्ल्ड कप मतलब क्या है और कैसा है। उनका मम्मी को उतना नहीं पता है। पापा का अभी तो नहीं है, मतलब 10 साल 15 साल हो गया, वो नहीं है अभी। लेकिन बहुत सैड है इस बारे में, मेरे को बहुत मतलब लग रहा है कि नहीं, अगर मेरे पापा होते तो मैं और कहाँ होता। लेकिन ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो भगवान जो चाहते हैं वो अच्छे है, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को अभी ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कैंप है और अभी मेरे को वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला है, तो मैं ज़रूर इंडिया के लिए खेलूँगा और गोल्ड लाएंगे बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग ज़रूर गोल्ड लाएंगे। और आखिरी सवाल मेरा यही है कि अब जो टूर्नामेंट होने वाला है विश्व कप, ये काफ़ी हेक्टिक भी है, तो क्या आप अपना चांसेस देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और क्या गोल्ड भारत लेके आ रहा है? सर कौन सी भी टीम से हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सबका प्लानिंग स्ट्रैटेजी अलग अलग रहता है। तो हम जो टीम 24 कंट्रीज यहाँ पे आ रही है, तो कुछ नए नए स्किल्स हमको सीखने के लिए मिलेंगी। जो उन्होंने टेक्निक जो यूज़ किया है, अभी 7 साइड हमारा गेम हो गया है, तो अलग अलग उनकी भी स्ट्रैटेजी रहेगी, वो हम नोट डाउन करके लेंगे कि हम भी उनसे कुछ नई चीज़ें सीखें कोई, और हम भी ज़ोर से खेलेंगे और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे। बिल्कुल। प्रतीक, आप बताइए किस तरह की ट्रेनिंग रही और लीडिंग टू द वर्ल्ड कप, और क्या हम मान सकते हैं कि जो विश्व कप है वो भारत? ट्रेनिंग हमारी 1 महीने से स्टार्ट हुई है, 10 दिसंबर से स्टार्ट हुई है। 60 लड़के थे हमारे, जो कि इंडिया के टॉप के 60 प्लेयर्स थे। उनमें से भी हमारा ट्रेनिंग इतना बढ़िया चल रहा था कि कौन जाएगा और कौन रहेगा ये मुश्किल था कोचेस के लिए, सिलेक्शन कमेटी के लिए। फिर भी उन्होंने एक बेस्ट टीम दी है मुझे लीड करने के लिए, इंडिया की टीम। तो ये सभी अपने अपने स्टेट के सबसे बढ़िया प्लेयर्स है, मैं मानता हूँ। फिटनेस लेवल में पूछ लो, स्किल वाइज देखो तो ये बहुत बढ़िया प्लेयर्स है। इन्होंने बहुत सारे नेशनल्स अनुभवी है, तो उन्होंने नेशनल्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो सबका ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी तरह चला है। मॉर्निंग में हमारा फिटनेस चल रहा था, इवनिंग में हमारा गेम प्रैक्टिस चल रहा था, और उसमें भी कोचेस ने हमारा गेम प्ले कौन किस जगह पर कौन सा काम अच्छा कर सकता है स्किल वाइज, तो उसी जगह पर उसको प्रैक्टिस करवाए। डिफेंडर्स की प्रैक्टिस दी है। उनको सबका अभी रोल मालूम है, और भी हम आगे मीटिंग्स करेंगे, सबका रोल समझाएंगे कि तुम्हें टीम के लिए तुम्हें क्या करना है, डिफेंडर्स को क्या करना है, अटैकर्स को क्या करना है, और किस हिसाब से आपको टीम चलानी है, तो वो हम देखेंगे। और मुझे लगता है कि ये टीम लेके हम पक्का भारत के लिए गोल्ड लेके आएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। ये मेरा इनके ऊपर का भरोसा है कि ये अच्छा खेलेंगे और इंडिया के लिए गोल्ड लाएंगे, और हम पूरे 135 करोड़ देशवासियों को प्राउड फील कराएंगे। भारतीय पुरुष टीम पूरी तरह से तैयार है विश्व कप में अपना परचम लहराने के लिए। सभी खिलाड़ी एक बहुत ही संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और इन्हें मालूम है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिकॉज द वर्ल्ड गोज गो। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़।